हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 की प्रश्न पत्र में फिजिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि किसी ने 2003 की मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लेसन्स को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्फ का पानी में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी परमाणु परिवर्तन, ऑप्शन डी विद्युतीय परिवर्तन। ये क्या परिवर्तन हम लोग दो प्रकार का पढ़े हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं ताकि, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बार बार पूछा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल देखेंगे। बर्फ का पानी में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन है। और एग्जाम्पल देखेंगे, पानी का उबलना, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। पानी का उबलना। और एक समुद्री जल से नमक का प्राप्त होना, समुद्री जल से नमक का प्राप्त होना। ये सब प्रक्रिया कैसी परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन होगा। केमिकल परिवर्तन की बात करें, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, तो वो होगा कोयला का जलना। कोयला का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर एक है दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, खट्टा होना यानी कि दही बन जाना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और एक देखें भोजन का पाचन, भोजन जो हम लोग खाते हैं शरीर में पाचन होता है, वो भोजन का पाचन भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स याद रखेंगे क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा था पानी, बर्फ का पानी में बदलना, ये क्या है तो बर्फ का पानी में बदलना, तो ये हो जाएगा एक भौतिक परिवर्तन। ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके बराबर होता है सो जानेंगे। तो चलिए यहाँ बता रहे हैं आपको, परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं 0 केल्विन को, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस को। सेल्सियस में बोलेंगे तो इतना होगा और केल्विन में बोलें तो इतना होगा। तो चलिए एक रिलेशन भी बता देते हैं। अगर केल्विन में हो, केल्विन में टेम्परेचर को प्राप्त करना है तो डिग्री सेल्सियस में अगर दिया हुआ हो तो 273.15 इसमें ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस वाले में, तब जो टेम्परेचर मिलेगा वो कैसे में मिलेगा, केल्विन में। तब यहाँ पे 0 देखते हैं रख करके क्या आता है। 0 अगर यहाँ पे रखें इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 0 केल्विन रख दिया 0, तो ये है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या लिख लेंगे, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और यही है परम ताप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परम ताप। तो परम ताप ध्यान रखना है, केल्विन में अगर पूछे तो 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 3, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति बताएंगे। तो आवृत्ति हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, तो 1 सेकेंड में जितना चक्र पूरा होगा उसे ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा कर रहा है एक तरंग। तो 1 सेकेंड में निकालेंगे, 1 सेकेंड में कितनी चक्र बनाएगा यूनिटरी मेथड से, तो ये हो जाएगा 24, 0.8 से डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट हटा तो 0 और ये कट कर देंगे इससे 3, यानी कि 30 चक्र। 1 सेकेंड में कितना चक्र बना दिया है, 30 चक्र। और 1 सेकेंड में जो चक्र बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी f। और ये कितना हो जाएगा तो 30, और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखेंगे हर्ट्ज, HZ। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4,
वह राशि चुनिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों है। परिणाम और दिशा कौन सी राशि का होता है? तो परिणाम और दिशा होता है आपका सदिश राशि का। किसका होगा? सदिश राशि को बोलेंगे, यानी कि सदिश राशि को चुनना है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन है विद्युत विभव, स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऑप्शन सी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत, ये आपका विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका होगा अदिश। स्थिर विद्युत बल ये हो जाएगा आपका सदिश, और विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक देखने से यहाँ लग रहा है बल, लेकिन ये विद्युत वाहक बल ये बल नहीं है, ये भी आपका एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ऑप्शन डी ऊर्जा, ऊर्जा भी हो जाएगा आपका अदिश। तो क्वेश्चन में चुनना था सदिश बल, सदिश राशि है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m kg है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर द्रव्यमान दिया रखा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान m kg में है, तो पृथ्वी पर चलिए इसका भार लिख लेते हैं। पृथ्वी पर भार लिखेंगे W, E फॉर अर्थ, पृथ्वी पर भार हो जाएगा m इंटू जी को भार बोलते हैं, और ये आ जाएगा आपका न्यूटन में। तो पूछा गया है चंद्रमा पर इसका भार बताइए। चंद्रमा पर इसी वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा पर वेट को W लिखेंगे, M फॉर मून, चंद्रमा पर भार। तो ये चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर जो भी भार होता है उसका 1/6 भाग। तो पृथ्वी पर इसका भार हम लोग निकाले ऊपर mg, और ये 6 से डिवाइड होगा तो mg/6 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि प्रवर्तित होकर कितने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचती है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ये चीज याद रखना। और ये ध्वनि यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा इक्को की बात करें, ये इक्को होगा प्रतिध्वनि, क्योंकि 0.1 सेकेंड तक बनी रहेगी, फिर उस समय के बाद और एक ध्वनि सुनेंगे तो वो इक्को जनरेट होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0.1 सेकेंड डी। 60 डिग्री के कोण पर दो आनत समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाए तब बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर इंक्लाइंड है, यानी थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा दोनों समतल दर्पण से वो बताना है। प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या लिख लेंगे थीटा 360 बटा थीटा -1 होगा। तो देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है 360, थीटा दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, -1 ये कट जाएगा, 6 दिया गया 6 -1 यानी कि 5, ये 5 प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि का वेग किस ताप पर अपने 27 डिग्री सेल्सियस ताप के वेग के 2 गुना हो जाएगा? तो एक टेम्परेचर दिया हुआ उसको T1 लिखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 ऐड करके, तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। दूसरी टेम्परेचर T2 पूछ रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है वेग क्या होगा इस टेम्परेचर पर, जो कि अपने पहले वाले वेग का 2 गुना हो जाएगा, नया वाला वेग। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे V1/V2 इक्वल टू √T1/T2। तो और क्वेश्चन में V2 दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 गुना V1 बराबर √T1 हो गया 300,
T2 फाइंड करना है। दोनों तरफ इसको वर्ग कर देंगे, देखिए v से v कैंसिल, और दोनों तरफ वर्ग करें तो 1/4, और इधर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और ये T2, तो यहाँ से T2 क्या मिलेगा, T2 मिल जाएगा यहाँ से 1200 केल्विन। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सेल्सियस में दिया हुआ है, तो सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसमें 273 घटा लेंगे, तब ये जाकर आएगा आपका 927 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक आवर्धन कांच मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तब वस्तु को कितना गुना आवर्धित कर सकता है। आवर्धित करने का मतलब यहाँ पे कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा उस वस्तु के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस 2.5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे एक लिखेंगे डी अंडरस्टूड है, डी को बोलते हैं अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी होता है स्पष्ट दर्शन की, और जिसकी वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर लिख लेंगे, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर, ये होता है आपका d/f+1। डी क्वेश्चन में 25, स्मॉल एफ है आपका 2.5 + 1, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 + 1 11, तो हो जाएगा 11, यानी कि 11 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है नंगी आंखों से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं। नंगी आंखें यानी कि नेक्ड आई, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे तो नेक्ड आई से कितने ग्रह को देखे जा सकते हैं, तो 5 ग्रह को देखे जा सकते हैं, 5 ग्रह को देखे जा सकते हैं। और वो ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो ग्रह है आपका 1 नंबर पे, ग्रह का नाम चलिए बता दे रहे हैं। ग्रह का नाम है मरकरी, जिसको बुध कहते हैं, मरकरी। फिर दूसरी ग्रह है वेनस, तीसरी ग्रह है मार्स, और चौथी ग्रह है जुपिटर, और 5वीं ग्रह है सैटर्न। यही सी 5 ग्रह को हमारे आंखें नेक्ड आई से हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र को कितने दिखने वाली प्रकाश तरंगदैर्घ्य हैं। देखिए हमारे आंख कौन कौन सी तरंग को देख सकते हैं, तो वो देखेंगे दृश्य प्रकाश को। कौन सी प्रकाश तरंग हमारे आंख को देखेगा, तो उस तरंग का नाम है दृश्य प्रकाश, यानी कि विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट बोलते हैं, जो जिस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को हमारे आंख देख सकता है उसको विजिबल लाइट कहेंगे। तरंगदैर्घ्य देखेंगे, एक है प्रवैंगनी तरंगदैर्घ्य, इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये होता है 100 न्यूटन नैनोमीटर, N फॉर नैनो, 100 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच वाले तरंगदैर्घ्य का जो भी प्रकाश होगा उसको कहेंगे हम लोग परावैंगनी तरंगदैर्घ्य। और दूसरा होगा दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य। इसके लिए वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर, कहीं कहीं बुक में 800 नैनोमीटर भी दिया हुआ होता है। और तीसरा हो जाएगा अवरक्त तरंगदैर्घ्य, इसके लिए रेंज है 740 नैनोमीटर से ज्यादा, 740 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो अवरक्त के श्रेणी में जाएगा।
तो क्वेश्चन हमारा था मानव नेत्र को देखने वाली प्रकाश तरंग दैर्घ्य। तो मानव नेत्र कौन सी प्रकाश तरंग दैर्घ्य को देखेंगे? तो दृश्य वाले को। और उसके लिए क्या है वेवलेंथ का रेंज? तो 400 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक हमारी आंख देख सकता है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 800, थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम लोग आंसर यही टिक करेंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से महत्तम यानी कि सबसे बड़ी खगोलीय मात्रक कौन सी है? तो ये प्रकाश वर्ष देखें तो प्रकाश वर्ष को अगर मीटर में लिखेंगे तो ये कितना होता है? ये होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन बी तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और ऑप्शन ये सी को किलोमीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होगा, किलोमीटर है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय दूरी। और ये कितना होता है? तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये सब में से जो सबसे बड़ी यूनिट है वो बताएंगे। तो इस सब में से सबसे बड़ी दिख रहा होगा आपको पावर 15 वाला प्रकाश वर्ष, लेकिन उससे भी बड़ा है आपका पारसेक, जो कि 3.26 गुना प्रकाश वर्ष होता है। तो सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा इकाई? तो ऑप्शन बी पारसेक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरेगा? तो ऑप्शन ए में है यूरेनियम 235, बेरियम, क्रिप्टन, हीलियम। किससे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगा वो बताएंगे। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया गुजरेगा आपका ये यूरेनियम 235। जैसे इक्वेशन लिख दे रहे हैं, यूरेनियम 235 जिसकी परमाणु संख्या है 92, इस पे मंद वेग वाला न्यूट्रॉन का प्रहार करेंगे, तब ये दो एटम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, दो नाभिक बनेगा। एक बनेगा बेरियम जिसकी परमाणु संख्या 56, द्रव्यमान है आपका 141, प्लस दूसरा बनेगा क्रिप्टन और जिसकी संख्या है 36, द्रव्यमान हो जाएगा आपका 52। और एक कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा और प्लस कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगा। तो देखें यहाँ यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भाग ले रहा और दो एलिमेंट बना रहा है, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टन। कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है और ऊर्जा भी मुक्त होता है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यूरेनियम 235 ए भी दिया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 आंख का लेंस दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वह होता है, यानी कि आंख का दृष्टि पटल, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। इसको क्या कहेंगे? रेटिना। तो हम लोग जानते हैं रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है मानव नेत्र के रेटिना पे? तो वो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक बनता है और वो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ऑप्शन देखेंगे वास्तविक और सीधा गलत है। ऑप्शन बी वास्तविक और प्रतिलोम, इसी को हम लोग उल्टा बोलते हैं, प्रतिलोम को ही उल्टा बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें वोल्ट मापी का पठन बताना है। ये देखिए वोल्ट मापी है जो कि 100 ओम रेसिस्टेंस के पैरेलल लगा हुआ है। इसी का ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्ट मापी, इसी का रीडिंग बताना है। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं पहले दो रेसिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, ये दोनों, इसको R1 कहेंगे और इसको R2 कहेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखेंगे RS, R1 प्लस R2 और ये जोड़ करके हो जाएगा 100 प्लस 200 यानी कि 300 ओम। और वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 वोल्ट। तो यहाँ से करंट का वैल्यू लिख लेंगे। ओम का लॉ होता है V इक्वल टू I इंटू R। तो V दिया हुआ है 12 और I फाइंड कर लेंगे यहाँ से, R दिया हुआ है 300। तो यहाँ से I इक्वल टू मिल जाएगा आपको, I इक्वल टू 12/300 लिखेंगे और ये होगा 1/25 एम्पियर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वोल्ट मापी है इसका रीडिंग बताइए। तो करंट चलिए पता चल गया, I इक्वल टू 1/12 एम्पियर और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
ले आए थे हम लोग, वो 300 ओम है। तो यहाँ से फिर से लगा देंगे फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू आर। ये जो आएगा वोल्टेज, यही वोल्ट मापी का रीडिंग होगा। I आया 1/25, और ये देखिए किसके नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस हम लोग लेंगे 100 एम्पियर वाला, क्योंकि ये वोल्ट मापी किसके एक्रॉस लगा हुआ है, तो 100 एम्पियर के एक्रॉस लगा है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका R100, R1 R1 के क्रॉस था, तो ये कट कर आ जाएगा आपका 4, इक्वल टू जाएगा 4 वोल्ट। ये रीडिंग मेजर करेगा ये वोल्ट मापी, ऑप्शन सी। धन्यवाद।